हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में फ्लोरेसेंट ट्यूब। फ्लोरेसेंट ट्यूब तो पिछली क्लास में बता दिया था, फिर थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद नियॉन साइन ट्यूब के बारे में बताऊंगा और नियॉन ट्यूब जो होता है, ये जो बल्ब है, इन बल्ब के बारे में बताऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फ्लोरेसेंट ट्यूब जो पिछली क्लास में जो लोग नहीं देखे हैं, तो पिछली क्लास में जा करके इसका फुल डिटेल देख लें। और इस फ्लोरेसेंट ट्यूब में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, यह एक प्रकार का निम्न दाब मरकरी वेपर डिस्चार्ज लैंप है। यह एक क्या है, निम्न प्रेशर लो प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप है। और इसके पिछली क्लास में मैंने बात किया था कि जो हॉट कैथोड लैंप होते हैं और जो कोल्ड कैथोड लैंप होते हैं, तो ये जो लैंप है हमारा पहला जो था कि जैसे जिसमें मैं बताया था कि जिसमें फिलामेंट यूज होता है, जिसमें फिलामेंट यूज होगा उसे बोलते हैं हॉट कैथोड लैंप बोलते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रोड यूज होगा, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, वह हमारे कोल्ड कैथोड लैंप कहलाते हैं। तो इसमें जैसे देखो, इसमें फिलामेंट यूज किया गया है। जैसे हमारा क्या फ्लोरेसेंट जो लैंप है, इसमें फिलामेंट यूज किया गया है, तो इसलिए यह लैंप हमारा क्या है, हॉट कैथोड लैंप है। यह क्या है, तप्त कैथोड है। ठीक है, यह क्या है, तप्त कैथोड। यह तप्त कैथोड लैंप है। अगर हम कोल्ड कैथोड लैंप की बात करते हैं, तो जो कोल्ड कैथोड लैंप होता है उसमें इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जैसे नियॉन लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया। चूंकि इसमें फिलामेंट यूज नहीं किए जाते, इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, उनके मध्य हाई वोल्टेज क्रिएट कराया जाता है, तो गैसीय डिस्चार्ज प्रोसेस प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इसी पर नियॉन साइन ट्यूब जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, वह भी क्या है, कोल्ड कैथोड ट्यूब है। अब इसके अलावा मैंने ये बताया था कि इसमें जो गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया होती है, वह पराबैंगनी पराबैंगनी तरंगों के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दिया कि यहाँ पे एसी सप्लाई दिया जाता है। यह चोक होता है। चोक क्या होता है, एक हाई इंडक्टिव कॉइल होता है, इसमें सॉफ्ट आयरन का कोर के ऊपर कॉइल लपेटी जाती है जो उच्च इंडक्टेंस क्रिएट करता है। और यह हमारा स्टार्टर है। यह क्या है, यह स्टार्टर है। तो स्टार्टर का काम मैंने पूरा फंक्शन के बारे में बता दिया था कि स्टार्टर के समांतर में देखो एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है और एक कैपेसिटर इस सप्लाई के समांतर में लगा दिया जाता है। यहाँ पे मेन सप्लाई के समांतर में जो कैपेसिटर लगाओगे, तो ये कैपेसिटर क्या होता है कि जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए जो पावर फैक्टर मान होता है 0.98 रखा जाता है। इतना मेंटेन करके ये पावर फैक्टर रखता है। क्योंकि जो चोक होती है, यह चोक हाई इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि पावर फैक्टर घटा देता है। उच्च इंडक्टेंस या उच्च रिएक्टेंस के कारण क्या होता था कि ये पावर फैक्टर को घटाएगा, तो उस पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया गया। और ये जो कैपेसिटर स्टार्टर के समांतर में लगाया जाता है, यह रेडियो इंटरफेरेंस को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसमें बारे में मैं पूरा बता दिया था कि जो चोक होता है, यह चोक का काम क्या था। चोक का काम मैंने बताया था कि वोल्टेज को घटाने और विद्युत धारा को नियंत्रित करने का काम चोक का होता है। तो यही जो चोक होता है मेन सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाया गया है। तो यह क्या करता है कि वोल्टेज को घटाता है और विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। और दूसरी चीज इसका भी एक फंक्शन और है कि जैसे जब ये स्टार्टर होता है, स्टार्टर के जब पॉइंट कनेक्शन जब टिप होते, जब पॉइंट छोड़ता है, छोड़ने के बाद धारा का मान बहुत कम हो जाता है या जीरो के बराबर हो जाता है, उस वक्त वोल्टेज का मान अति उच्च पहुंच जाता है। तो जब हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, यहाँ पे बताया था कि जब स्टार्टिंग अवस्था में एट नो लोड कंडीशन में 1000 वोल्टेज क्रिएट हो जाता था। यहाँ पे 1000 वोल्टेज क्रिएट होने के बाद जब वर्किंग गैसीय डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चालू हो जाता था। वही जो इलेक्ट्रॉन होता था, वो क्या होता था, मरकरी जो वाष्प है, Hg प्लस जो आर्गन गैस है, आर्गन गैस से गुजरते हुए जाता था। गुजरने के बाद अल्ट्रा वायलेट किरण यहाँ पे पराबैंगनी तरंग छोड़ता था, पराबैंगनी किरणें निकलती थी। यही पराबैंगनी किरण क्या होता था, यहाँ पे जो कांच है, कांच के यहाँ साइड साइड में फ्लोरेसेंट पाउडर डाला गया होता है। इसी फ्लोरेसेंट पाउडर का काम होता है कि जो ये पराबैंगनी किरण आ रही है, इस पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करेगा। जो फ्लोरेसेंट पाउडर है, ये पाउडर जब अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद उससे
उच्च तरंग दैर्घ्य की दृश्य प्रकाश निकालेगा। यहीं से क्या होता है, दृश्य प्रकाश निकलना चालू होता है। ये जो प्रक्रिया मैं बताया हूँ, पिछली क्लास में बता दिया हूँ पूरा। और इसी फिलामेंट के ऊपर मैंने बताया था कि बेरियम ऑक्साइड के लेप लगा होता है। तो बेरियम ऑक्साइड के जो इसमें लेप लगाया चढ़ाया जाता है, चूंकि कम वोल्टेज पर भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चालू कर दे, गैसीय डिस्चार्ज प्रक्रिया चालू कर दे। तो ये जो प्रक्रिया होती थी, ये हमारी होता था फ्लोरेसेंट ट्यूब में। और स्टार्टर का काम मैंने पूरा फंक्शन बता दिया, जो ग्लो टाइप स्टार्टर है और थर्मल टाइप स्टार्टर है। तो ग्लो टाइप स्टार्टर के बारे में मैं पूरा फंक्शन बताया हूँ कि किस तरीके से काम होता है, जो पिछली क्लास में है। और दूसरी चीज ये मैं बता दिया था कि इसकी जो लाइफ होती है वह 5000 घंटे से 7000 घंटे तक होता था। 5000 आवर से तो 7500 घंटे तक, इतना आवर तक इसकी लाइफ होती थी। और दूसरी चीज देखा गया तो इसकी जो दक्षता थी 60 ल्यूमेन प्रति वाट था। 60 ल्यूमेन प्रति वाट था, इतनी इसकी दक्षता थी। और अब इसी बात पे मैंने बता दिया कि जो स्टार्टर का काम है, स्टार्टर के बारे में पूरा फंक्शन डिटेल। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसमें जो नियॉन साइन ट्यूब है या नियॉन ट्यूब है, नियॉन ट्यूब से रिलेटेड। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ कि जो यह स्टार्टर है, जब यहाँ पे एसी सप्लाई दिए हो तब इसका परफॉर्मेंस कैसा था। अगर इसमें जब डीसी सप्लाई दे देते हैं, जब डीसी सप्लाई देते हो तो ये कैसा व्यवहार करता है। तो डीसी सप्लाई के बारे में समझेंगे कि अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे तब क्या होगा। अगर हम बात करते हैं कि जब इसमें अगर फ्लोरेसेंट ट्यूब में डीसी सप्लाई दोगे, तो डीसी सप्लाई देने पर क्या होता है, जो चोक में उच्च रिएक्टेंस व्यवहार कर रहा है, यह चूंकि डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, जो उच्च रिएक्टेंस का अर्थ चूंकि जो एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल होगा। क्योंकि एफ जो फ्रिक्वेंसी वो जीरो है डीसी के लिए, डीसी के लिए क्या है, एफ जीरो है, तो इसमें एक्सएल का मान जीरो हो जाता है। तो उच्च रिएक्टेंस के कारण यहाँ पे चोक जो वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है। इसके लिए क्या होगा, इस परिपथ में यहाँ पे एक अतिरिक्त रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। और इस रेजिस्टेंस जोड़ने की वजह से यह मान लो प्रॉपर तब वर्क करना चालू करते थे। जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरिएबल फॉर्म में होगा। वह रेजिस्टेंस कितना होगा, वेरिएबल फॉर्म में होगा। यहीं पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बना दे रहा हूँ समझने के लिए। मान लो ये डीसी सप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ देते हैं। वह रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, वह वैल्यू रखी जाती है 500 से 750 ओम, मतलब 500 टू 750 ओम रखी जाती है। इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर भी यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया जो प्रोसेस होता था स्टार्टर में, वह भी कार्य करना बंद कर देता है जब डीसी सप्लाई दोगे। यहाँ पे एसी सप्लाई ना दे करके डीसी सप्लाई जब दिया जाता है तो यह भी नहीं काम करता है। तो इसके स्थान पे क्या करते हैं स्टार्टर में, क्योंकि स्टार्टर में अगर एसी सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती थी। उस समय जो बायोमेटेलिक दो धात्विक पत्ती होती थी, गर्म होकर के टच होना छोड़ना, टच होना छोड़ने की प्रक्रिया होता था। इस आधार पे हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चालू होता था, प्रक्रिया प्रोसेस ऑन होता था। लेकिन जब डीसी सप्लाई दिए इसमें, तो ये जो स्टार्टर था, ये स्टार्टर उस समय इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया इसमें नहीं होता है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया नहीं होती है तो इसके स्थान पे एक पुश बटन लगा देते हैं। इसके स्थान पे क्या करेंगे, एक पुश बटन लगा देंगे। तो वही जो पुश बटन होगा, मतलब ये जो पूरा सर्किट है, यहाँ सर्किट से रिमूव करके यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से मान लो ये पॉइंट है, यहाँ आ रहा है, ये वाली पॉइंट यहाँ आ रही है। तो ये जो दोनों पॉइंट है, इसी पॉइंट के आधार पे यहाँ पे एक पुश बटन लगा देंगे। ये कैसा बटन है, पुश बटन, ठीक है। तो ये पुश बटन है, यही जो पुश बटन होता है इसी को मानो क्या करेगा, कोई व्यक्ति पर्सन बार बार टच कराएगा छोड़ेगा, टच कराएगा छोड़ेगा। तो टच कराने के बाद जैसे ये पॉइंट छूटता है, तो दोनों पॉइंट छूटने के बाद क्या होता है, यहाँ पे चूंकि धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, नगण्य के बराबर पहुंच जाता है, इसमें हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। उसी वोल्टेज कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू होती थी। तो स्टार्टर भी डीसी में काम करना बंद कर देता है और इसके स्थान पे पुश बटन लगा दिया जाता है। और डीसी में क्या करते हैं, चोक का जो कि एक्सएल का जो मान था, एक्सएल का मान चूंकि बहुत कम हो जाता था, जीरो हो जाता था, क्योंकि उच्च रिएक्टेंस नहीं क्रिएट होता था पाता था, इसके स्थान पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 500 से 750 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, तब इसके बाद चलता है। अच्छा, डीसी सप्लाई देने पर यह भी एक चीज बहुत हानि होने लगा कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब की लाइफ थी, वह लाइफ भी इसकी बहुत घट गई, मतलब घट जाती थी। जो दक्षता थी, जो दक्षता भी घट गई। लेकिन कुछ दिन बाद देखते हैं कि इसके ट्यूबलाइट का और का एक और का सिरा काला हो जाता था।
इस ट्यूबलाइट का जो एक सिरा है, चाहे इस सिरे में क्या होता था, काला हो जाता था। तो इस आधार पे क्या था कि डीसी सप्लाई देने पर कुछ हानियां हुई। हानि के आधार पे, क्योंकि इसमें जब सप्लाई देने दक्षता भी घट गई, दक्षता घटने के साथ साथ ट्यूबलाइट का जो एक सिरा होता था वो काला हो जाता था। ट्यूबलाइट का जो एक सिरा होता है वह काला हो जाता है। तो इस आधार पे डीसी सप्लाई पे भी ऑपरेट होगा, लेकिन इसमें जो कुछ है, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है, इसमें ट्यूब में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। परिवर्तन ये करना पड़ा कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किए, ये स्टार्टर को हटाया, स्टार्टर हटा करके यहाँ पे पुश बटन लगाया गया। तो इस आधार पे इसके कुछ चीजें में परिवर्तन हुआ, लेकिन एसी का अच्छा देखा जाए तो डीसी में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है। और अगर हम बात करते हैं, ये चोंक लगाया जाता है, ये जो चोंक है, अगर इस चोंक में मान लो दो ट्यूबलाइट अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब कैसे काम होगा। तो अगला हम पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि यदि दो ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो कितने चोक और कितने स्टार्टर लगाओगे। पहला पॉइंट है, अगर दो ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, मान लो सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर दो ट्यूबलाइट को सीरीज में जोड़ते हो तो उस वक्त क्या होगा, अगर ट्यूबलाइट को दो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो मान लो अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे 20-20 वाट या 40-40 वाट का, 40 वाट का एक ट्यूबलाइट है, दूसरा 40 वाट का एक ट्यूबलाइट है। अगर 40-40 वाट के दो ट्यूबलाइट है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आपको जो एक चौक लेना पड़ेगा, चौक कितना चाहिए, एक चाहिए, ठीक है, एक चौक चाहिए, वह 80 वाट का होना चाहिए। जो चौक ऑपरेट होगा वो 80 वाट का चौक होना चाहिए, और स्टार्टर भी एक चाहिए। स्टार्टर कितना चाहिए, एक चाहिए। तो एक चौक होगा, चौक तो एक लगाओगे परिपथ के श्रेणी क्रम में, लेकिन वह 80 वाट का होना चाहिए, ताकि 40 वाट ये भी सह सके, 40 वाट ये भी सह सके। इस आधार पे एक स्टार्टर के द्वारा ऑपरेट कर लिया जाता है। अगर इसी के आधार पे अगर हम बात करते हैं कि दो ट्यूबलाइट को समांतर में जोड़ना है, तब कैसे कार्य होगा। ये फिगर से अगर देखा जाता है कि मान लो एक ट्यूबलाइट, फर्स्ट ट्यूबलाइट है, ये दूसरा ट्यूबलाइट है, दो ट्यूबलाइट के देखो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इन समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या होता है, इसमें दो चोंक और दो स्टार्टर की आवश्यकता होगी। अगर दो ट्यूबलाइट को समांतर में जोड़ना है, समांतर में जोड़ने के लिए क्या होता है कि आपको दो स्टार्टर, मतलब एक देखो स्टार्टर फर्स्ट ये हो गया, स्टार्टर सेकंड ये हो गया, और ये चोक, दो चोक की भी आवश्यकता हो रही, चोक 1 और चोक 2। तो इस प्रकार से दो चोक और दो स्टार्टर की आवश्यकता होगी अगर दो ट्यूबलाइट को समांतर में जोड़ना है। तो इस क्रम में देखा जाता है कि अगर ट्यूबलाइट को जब समांतर में जोड़ते हो, जैसे कार्यशाला में हो गया, शोरूम में हो गया, तो इस आधार पे अधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, इसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पावर फैक्टर के जो घटाव होता है, पावर फैक्टर के अगर मान लो घटाव होता है, तो उस घटाव को दूर करने के लिए इसमें कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है। तो इस आधार पे क्या होता है कि दो ट्यूबलाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, तो इस आधार पे ये ऑपरेट किया जाएगा। और एक चीज हम बात कर लेते हैं कि जो चौक होता है, चौक का मुख्यतः काम क्या था, मैंने बताया था कि वोल्टेज को घटाना और विद्युत धारा को नियंत्रित करना। जो चौक होता है, चौक है वोल्टेज को घटाना, और क्या है, जो करंट है, करंट को क्या करता है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। और एक पॉइंट ये देखा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आवश्यक उच्च वोल्टेज तैयार करता है। एक प्रोसेस ये भी करता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के प्रारंभ में यह उच्च वोल्टेज क्रिएट करने का भी काम करता है। क्योंकि जब प्रारंभिक अवस्था होता है, तो प्रारंभिक अवस्था में इन दो फिलामेंटों के मध्य 1000 वोल्टेज क्रिएट हो जाता था, और वही जब देखते थे, जब कार्यरत अवस्था में आ जाता था, तो वहां पे 110 वोल्ट हो जाता था। कितना हो जाता था, 110 वोल्ट क्रिएट हो जाता था। लेकिन स्टार्टिंग अवस्था में 1000 वोल्टेज क्रिएट हो रहा है दो फिलामेंटों के मध्य में, तो वही जो 1000 वोल्टेज क्रिएट कर रहा है, वही चोक का भी काम होता है। ये चोक क्या होता है कि दोनों के मध्य में हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, इसके बाद डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब हम बात कर लेते हैं नियॉन ट्यूब के बारे में। नियॉन ट्यूब कैसे कार्य करता है, इसके अलावा थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। अगर मान लो कोई भी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में जो फॉल्ट आता है, फॉल्ट अगर कौन सा फॉल्ट कैसा है, तो हम कैसे पकड़ पाएंगे कि इसमें यही चीज का प्रॉब्लम है। अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कोई ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट हो गया, अगर इस ट्यूबलाइट का एक सिरा क्या होता है, लाल हो जाता है,
परंतु ट्यूबलाइट प्रकाशित नहीं होता। मान लो एक सिरा लाल हो गया परंतु प्रकाश नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टार्टर है ना, ये स्टार्टर शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये स्टार्टर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। और दूसरी चीज ये करते हैं कि स्विच ऑन करने पर केवल एक ही फिलामेंट गर्म होता है। जैसे मान लो आपने पावर सप्लाई दिया, मान लो यहाँ पे स्विच जैसे ऑन करोगे एक ही फिलामेंट गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका स्टार्टर है ना, वो स्टार्टर ग्राउंड हो गया है, मतलब अर्थ से संयोजित हो गया है। तो इस आधार पे हम लोग पकड़ते हैं कि एक फिलामेंट अगर क्या होता है कि स्विच ऑन करने पर केवल एक ही फिलामेंट गर्म हो, तो ये जान लीजिए आपका स्टार्टर ग्राउंडिंग है। और एक चीज हम लोग ये समझेंगे, नई ट्यूब अगर कम प्रकाश देती है, कोई भी नई ट्यूबलाइट लाए हो खरीद करके मार्केट से, अगर आपको ये देखा जाता है कि यह ट्यूबलाइट कम प्रकाश दे रहा है, तो आप समझ ही लेना कि आपका चोंक सही नहीं है। चोंक क्या है, वीक है। आपका चोंक क्या है, वीक है। वीक होने की वजह से क्या कर रहा है कि कम प्रकाश दे रही है, तो आपको चोंक बदलना पड़ेगा। अगर यदि देखते हैं कि ट्यूबलाइट के केवल एक फिलामेंट जलता है, दूसरा सिरा काला हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ट्यूबलाइट की जो आयु है वह समाप्त हो चुकी है। अर्थात एक फिलामेंट जल रहा है, दूसरा फिलामेंट काला हो गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको नई ट्यूबलाइट लाने की जरूरत है। अर्थात इसकी आयु समाप्त होने वाली हो गई है, समाप्त हो चुकी है। ये ट्यूबलाइट के दोनों सिरे काले हो जाते हैं, मतलब ये भी सिरा दोनों सिरे काले हो जाते हैं, तो फिलामेंट संयोजक आपस में शॉर्ट सर्किट है, या फिर स्टार्टर शॉर्ट सर्किट दो है, या ट्यूबलाइट की कार्यकारी आयु समाप्त हो चुका है, यह भी कर सकते हैं, या फिर ट्यूबलाइट में अचानक उच्च वोल्टेज उपस्थित हो जाने से ट्यूबलाइट खराब हो जाती है। तो इस आधार पे क्या है, ये 3-4 जो कमियां होती हैं, इन कमियों के आधार पे पकड़ने के लिए हम लोग यही चीज समझेंगे। अगर ये देखते हैं ट्यूबलाइट टिमटिमाती है और पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकाशित नहीं होती है, तो जान लो सप्लाई वोल्टेज कम है, या फिर स्टार्टर आपका वीक है। ठीक है, ये चीजें क्या होती है, इसमें कमियों को बताता है जो ट्यूबलाइट के बारे में समझते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे नियॉन साइन ट्यूब की। तो नियॉन साइन ट्यूब या नियॉन ट्यूब क्या होता है, पहले नियॉन ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद नियॉन साइन ट्यूब। अब हम इस चित्र में जो देख रहे हैं वह नियॉन लैंप है। वह क्या है, नियॉन लैंप है। तो इस नियॉन लैंप के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो नियॉन लैंप होता है, आप लोग स्विच बोर्डो या घरों में देखते हैं कि जो लाल गुलाबी रंग का प्रकाश निकलता है, स्विच बोर्ड में एक इंडिकेशन संकेतक बल्ब लगा होता है, तो वही जो संकेतक बल्ब है वह नियॉन लैंप है। वही नियॉन लैंप में देखते हैं लाल गुलाबी रंग का प्रकाश निकलता है। कैसा प्रकाश निकल, गुलाबी लाल गुलाबी रंग का प्रकाश निकलता है। तो इस आधार पे देखा जाता है कि जो नियॉन लैंप है उसमें क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड पास पास में स्थापित किए जाते हैं, और ये कांच की सतह होती है। इसी कांच की सतह के अंदर क्या कहते हैं, नियॉन गैस को भरा जाता है। जो नियॉन गैस भरा जाता है 10 mm दाब पर, यह क्या होता है 10 mm दाब पर क्या होता है, यहाँ पे नियॉन गैस का फिलअप किया जाता है। तो जो नियॉन गैस का फिलअप होने की वजह से इसमें लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर हम इस गैस को परिवर्तित कर देते, दूसरा गैस बदल देंगे, तो गैस बदलने के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो प्रकाश निकलने का प्रोसेस है वह प्रकाश भी कलर भी बदल जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो मैंने इसके पहले बताया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात किया जाएगा तो वह कोल्ड कैथोड लैंप होगा। अर्थात नियॉन लैंप क्या है, यह एक कोल्ड कैथोड लैंप है। कोल्ड कैथोड लैंप, यह क्या है, कोल्ड कैथोड लैंप है। तो इन लैंप में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड दे तो हमारे तो टर्मिनल होते हैं, इसी टर्मिनल में क्या करते हैं, एक उच्च प्रतिरोध, लगभग अगर देखा जाए तो 2 किलो ओम, और जो इलेक्ट्रोड का बाहरी टर्मिनल होता है वहां पे 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं। तो इस आधार पे जो नियॉन लैंप है, यह नियॉन लैंप इंडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। मतलब क्या करते हैं, इसको ज्यादातर इसका इंडिकेशन के रूप में यूज किया जाता है कि जो स्विच बोर्ड के घरों में लगे होते हैं, उस स्विच बोर्ड में देखेंगे तो लाल गुलाबी रंग का जो इंडिकेशन का बल्ब ये बताता है कि लाइट आ गई है कि नहीं आई है, वह क्या होता है, मेन सप्लाई से डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। इसमें किसी प्रकार का स्विच का यूज नहीं करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट सप्लाई आने पर तुरंत बता देता है कि हाँ वहां पे लाइट है, प्रेजेंट है। तो इस आधार पे ये चीजें नियॉन लैंप बनाया गया है। और जो नियॉन लैंप होता है वह इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया इसमें भी प्रारंभ होती है। तो इसमें क्या होता है, यह प्रतिरोधक 230 वोल्ट को 110 वोल्ट घटा देता है। जो उसमें जब उच्च प्रतिरोध का यूज किया जाता है, तो शुरुआती अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो वह इसमें क्या होता है कि इसमें भी 230 वोल्ट शुरुआत में होगा। यह टर्मिनल जो वोल्टेज क्रिएट होगा इन दोनों टर्मिनल के बीच में,
वह क्या होगा, 230 वोल्टेज क्रिएट होता है स्टार्टिंग अवस्था में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया हो जाती है तो उस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया के बाद जब यहाँ पे उच्च प्रतिरोध लगाओगे तो वह उच्च प्रतिरोध क्या करता है, इनका जो वोल्टेज होता है वह 110 वोल्ट में बदल देता है। 110 वोल्ट में बदल देता है, अर्थात इन दो टर्मिनलों के बीच जो वोल्टेज होता है वह 110 वोल्ट आ जाता है, एसी विभवांतर। ठीक है, यह क्या होगा, 110 वोल्ट एसी क्रिएट हो जाएगा। और इनकी बात करेंगे तो ये पॉइंट हमारे हो गए। अगला पॉइंट की बात करते हैं कि जो नियॉन लैंप होता है वह आधे वाट का होता है, आधे वाट का होता है। कितने, आधे वाट का बनाया जाता है, अर्थात वो भी पावर को कंज्यूम करता है। अगर आप घरों में पूरा विद्युत सप्लाई बंद भी कर दोगे तो इसके बाद भी यह जो नियॉन लैंप होता है वह भी पावर कंज्यूम करता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जो इंडिकेशन के लिए बल्ब लगाते हो ऐसा नहीं है। अगर देखते हैं, लोग कहते हैं कि जो 0 वाट का बल्ब होता है, जनरली हम एक बात कर लेते हैं कि जो 0 वाट का बल्ब होता है, तो 0 वाट का जो बल्ब होगा वह भी क्या होता है, 5 से 7 वाट, 5 to 7 वाट पावर सप्लाई लेता है, विद्युत सप्लाई इतना वाट कंज्यूम करता है। जो आज की एलईडी देखो इतना प्रकाश दे रही है, लेकिन जो 0 वाट का बल्ब होते तो उसको पहले केवल नाइट लैंप के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आज उसी 5 से 7 वाट के बीच में देख रहे हैं कि हम लोग पूरी रूम के लिए प्रकाश उत्पन्न कर ले रहे हैं। तो ये है एलईडी की टेक्नोलॉजी। तो ये नियॉन लैंप आधे वाट का होता है, ये भी पावर को कंज्यूम करता है। और यह भी क्या होता है, लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह भी क्या होता है, लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा, लाल गुलाबी, क्योंकि इसमें नियॉन भरा हुआ है, लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। अब इसकी बात हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर बाई चांस इसमें डीसी सप्लाई दे दोगे तो क्या होगा। अगर इसमें डीसी सप्लाई दोगे, डीसी के लिए, तो डीसी के लिए इसमें क्या होगा कि आपके दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य 150 वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा। कितना, जो 110 पे होता था वहां पे अब 150 वोल्टेज क्रिएट करोगे। 150 वोल्टेज क्रिएट होने के साथ साथ जो ऋण वाला इलेक्ट्रोड होगा, जो ऋण वाला इलेक्ट्रोड की साइज होगी वो ज्यादा बड़ी रखी जाएगी धन वाले इलेक्ट्रोड की अपेक्षाकृत। तो इस चीज में क्या होता है कि जो ऋण वाले इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का जो आकार होगा, आकार क्या होगा, ज्यादा रहेगा, मतलब ज्यादा होगा धन वाले इलेक्ट्रोड से, धन वाले इलेक्ट्रोड से। तो ये प्रक्रिया होती है कि अगर नियॉन साइन ट्यूब में, अगर नियॉन लैंप की बात करते हैं जो इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो नियॉन साइन ट्यूब होता है, उस नियॉन साइन ट्यूब का फंक्शन, कार्य कैसे होता है, इसके बारे में समझेंगे। अब इस चित्र में जो देख रहे हैं आप वह नियॉन साइन ट्यूब है। तो जो नियॉन साइन ट्यूब होता है इसका जनरली यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विज्ञापन करना होता है, कोई भी एडवर्टाइजिंग के लिए क्या करते हैं, इस ट्यूब का यूज किया जाता है कि जो एक प्रकाश के रूप में किसी भी तरीके से इसको मोड़ करके बनाया जा सकता है, या किसी भी अक्षर में इस लैंप को बनाया जा सकता है। जैसे एन है तो यहाँ पे एन जो ट्यूब है देखो इस तरीके से मोड़ करके एन आकार में बना दिया गया है। जो ई है ई आकार में बना दिया गया है। इसे मतलब किसी भी आकार आकृति प्रदान कर सकते हैं, इस ट्यूब में यह एक खासियत होता है। तो इस आधार पे क्या होता है, इसका यूज हम जनरली क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के रूप में, किसी विज्ञापन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो अब इसका देखते हैं कि इसमें जो विद्युत सप्लाई दिया जाएगा वह हमारा यहाँ पे एसी है। यहाँ पे एक क्या है कि एक स्टेप अप उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे क्या है, एक स्टेप अप उच्च रिएक्टेंस वाला ट्रांसफार्मर है। तो और यहाँ पे मान लेते हैं ये ट्यूब है जो एक राम आकार में दिया गया है, ये आर हो गया, ए हो गया, एम हो गया। तो यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, इसी तरीके से इलेक्ट्रोड का वायर के द्वारा कनेक्शन कर दिया गया है। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रोड निकिल व आयरन या तांबे का भी बनाते हैं, निकिल आयरन के इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड के आधार पर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नियॉन साइन ट्यूब होता है वह 1 मीटर से 5 मीटर, अधिकतम 5 मीटर तक बनाया जाता है। ठीक है, यह 1 to 5 मीटर, अधिकतम कहाँ तक जाएगा, 5 मीटर तक जाएगा। ये कि इसकी जो लंबाई रखी जाती है वह एक अधिकतम क्या होता है, 1 से 5 मीटर लंबा रखा जाएगा। और जो नली का व्यास होगा वो 10 to 20 मिलीमीटर, इतना क्या होता है, मिलीमीटर इसका व्यास रखा जाता है। इतना मिलीमीटर क्या होता है, 10 से 20 मिलीमीटर इस ट्यूब का जो होता है व्यास रखा जाता है। और इसमें भी देखो फिलामेंट का यूज नहीं होता है। जब फिलामेंट का यूज नहीं होता तो इसमें भी क्या कहेंगे, ये कोल्ड कैथोड ट्यूब है।
यह भी क्या है, इसमें चूंकि हीट ज़्यादा नहीं डेवलप होता है, तो यह भी ट्यूब जो होता है एक प्रकार का कोल्ड कैथोड लैंप कह सकते हो या ट्यूब कह सकते हो। यह कोल्ड कैथोड ट्यूब है। तो इस प्रकार के यह भी लैंप जो है वह भी क्या है, एक कोल्ड कैथोड ट्यूब से बना हुआ लैंप है। और इसमें भी क्या होता है, 3 से 20 पारे दाब पर नियॉन गैस भरी जाती है। इसमें भी क्या होता है, जो नियॉन गैस का फिलअप किया जाएगा वह भी क्या होता है 3 to 20 दाब पर। ठीक है, इतने दाब पर क्या होता है कि आपका जो नियॉन गैस भरी होती है वह नियॉन गैस भरी जाती है। इसमें भी क्या होता है, नियॉन गैस फिलअप होता है, नियॉन गैस का फिलअप किया जाता है। अब ये देखा जाता है कि जो इसमें विद्युत सप्लाई दिया जाएगा, जो विद्युत सप्लाई दिया जाएगा वह क्या होता है कि एसी रहेगा, लेकिन यह प्रति मीटर लंबाई पर लगभग 900 से 1000 वोल्टेज लेता है पावर सप्लाई। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वह लगभग, अगर देखा जाए जनरली जो क्रिएट किया जाता है, बनाया जा रहा है, वो 500 वोल्टेज से 1000 वोल्टेज तक लेता है। 500 वोल्टेज से 1000 रेंज तक वोल्टेज तक ये लेगा। लेकिन अब क्या होता है, 1 मीटर प्रति मीटर जो लंबाई होती है वो मैक्सिमम क्या होता है कि 1 मीटर लंबाई में यह 1000 वोल्टेज लेगा। अर्थात इसका मैक्सिमम 5 मीटर लंबाई जा रही है, तो 5 मीटर लंबाई पर इसको 5000 वोल्टेज चाहिए। इतना वोल्टेज चाहिए इसको ऑपरेट होने के लिए। तो इस आधार पर क्या होता है, इसके जो ट्यूब की लंबाई होती है वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि वोल्टेज हमको बढ़ाना पड़ेगा। कि हर मीटर लंबाई बढ़ाने के लिए हमको क्या है कि 900 से 1000 वोल्टेज चाहिए। तो अब भाई 1000 वोल्टेज चाहिए पर मीटर के लिए, तो हमको क्या कर 5 मीटर चाहिए, तो 5 मीटर के लिए 5000 वोल्टेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस आधार पे क्या होता है कि इसका भी ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ा सकते हैं इस वजह से। अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये ट्रांसफार्मर क्या होता है प्रारंभिक अवस्था में उच्च रिएक्टेंस बिहेव करता है। तो उच्च रिएक्टेंस होने के कारण इसमें भी क्या होता है, पावर फैक्टर का मान घट जाता है। इसमें ट्रांसफार्मर भी क्या है, उच्च रिएक्टेंस वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो उच्च रिएक्टेंस के कारण इसमें जो पावर फैक्टर होता है वह घट जाता है। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर की जो ये प्रारंभिक कुंडली है इसके समांतर में क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को सुधार करता है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसमें भी होता है, तो इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो नियॉन ट्यूब होता है इसमें अलग अलग कलर के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए अलग अलग अक्रिय गैसों का मिश्रण यूज किया जाता है। अगर हमने बताया था कि जैसे जैसे गैस यूज करोगे उसी तरीके से इसमें अलग अलग प्रकार के प्रकाश निकलेंगे। तो जो प्रकाश होगा, अगर नियॉन भरते हो, अगर इसमें नियॉन गैस भरते हो, नियॉन गैस भरोगे तो यह कैसा कलर देगा, लाल रंग देगा नियॉन कलर भरने पर। और नियॉन के साथ अगर आर्गन भर देते हो, नियॉन प्लस आर्गन, अगर आर्गन भी भर देते हो, तो इस आधार पे क्या होता है, जो कलर होगा वह कलर परिवर्तित हो जाता है। तब नियॉन आर्गन भरने के साथ साथ नारंगी रंग दे देगा। कौन सा रंग, नारंगी कलर का देना चालू कर देता है। अगर वहीं पारे के वाष्प और आर्गन भर देते हैं, पारे के वाष्प, पारे के वाष्प प्लस आर्गन, आर्गन भर दोगे नीला देना चालू कर देगा। देखो ये क्या है, नीला देना चालू कर दे रहा है। मतलब जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वह बदल जा रही है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के आधार पे तो कलर का डिसीजन होता है। तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी तो उसका कलर बदल जाता है। अब अगला हम बात कर लेते हैं, हीलियम भर दोगे, अगर हीलियम भर दोगे तो वो पीला देना चालू कर देगा। हीलियम भरने पर, हीलियम भरोगे तो वह कैसा कलर देगा, पीला कलर देना चालू कर देगा। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, देखो जो का सिर्फ जो गैस फिलअप किया जा रहा है अक्रिय गैस, वही अक्रिय गैस बदल रहे हैं। और जो वाष्प भरना चाहते हैं, वाष्प परिवर्तन करने से इस आधार पे क्या हो रहा है, इसका कलर का परिवर्तन हो जा रहा है। अगर हम इसकी लाइफ की बात करते हैं तो इसकी जो लाइफ है वह 10,000 घंटे कार्यकाली टाइम है। वर्किंग टाइम इसका कितना कितना है, 10,000 घंटे। तो 10,000 घंटे क्या करता है, ये इसका वर्किंग टाइम है, इतने तक ये कार्य करता है। अगर इसका देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है सजावटी कार्यों में, कहीं भी शादी विवाह या कोई भी फंक्शन होता वहां पे भी कर सकते हैं, या किसी एडवर्टाइज में भी, जो एडवर्टाइज करना हुआ तो उस एडवर्टाइज में भी वहां पे लगा करके जो दुकानदार होते हैं, दुकानदार भी क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें होती है जो नियॉन साइन ट्यूब होता है। तो इसी के साथ साथ हम अगली क्लास में अभी बात करेंगे आप लोगों से, जितने भी मरकरी वेपर लैंप है, चाहे मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी टंगस्टन लैंप हो,
तो इस आधार पे हम लोग अगली क्लास में आपसे बात करेंगे। तो अब देखा जाता है कि मरकरी वेपर लैंप में, तो मरकरी वेपर लैंप भी देखा जाता है मुख्यतः। कुछ मरकरी वेपर लैंप है जो हाई प्रेशर में ऑपरेट होते हैं, कुछ मरकरी वेपर है जो लो प्रेशर में ऑपरेट होते हैं। तो जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है वह मरकरी वेपर लैंप मरकरी आर्गन लैंप होता है, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप होता है। तो इन तीनों लैंपों को अगली क्लास में हम पूरे फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं क्लास को।